आगे 3 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याओं का योग दे रखा है, तो जब भी हमें दो संख्याओं का योग दे रखा हो तो एक संख्या को हम x मान लेंगे। तो पहली संख्या को अगर x मानेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी योग में से x को घटा देंगे। जैसे कि एक संख्या हम अगर मान लें 7 है, तो 7 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, क्योंकि दोनों का योग 27 आना चाहिए। तो अगर 7 में हम 20 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो पहली संख्या 7 मानी, योग में से पहली संख्या जो भी हमने मानी है उसको घटाएंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर हम ये मान लें कि पहली संख्या 10 है, तो योग 27 है, 27 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेंगे 17। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 17। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर इनका जो योग है वो आ जाएगा 27। तो योग दे रखा है, पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या योग में से x को घटा देंगे। माना पहली संख्या बराबर है x, तब दूसरी संख्या, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो योग 27 है, 27 में से पहली संख्या को घटा देते हैं, ये दूसरी संख्या आ जाएगी। ये तो हो गया योग से दोनों संख्या हमने मान ली। दूसरा, इनके बीच में संबंध दे रखा है गुणनफल का। इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो 182 आता है। तो प्रश्नानुसार पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x, इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो ये बराबर में आता है 182। ये हमें पर्सन के अंदर दे रखा है। अब ब्रैकेट के अंदर x का गुणा करेंगे, तो पहले x का गुणा 27 से 27x और फिर x का गुणा माइनस x से, दोनों विपरीत चिन्ह है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस, और x का गुणा करेंगे x से और बराबर में दे रखा है 182। 27x माइनस x का x से गुणा तो x की 2 घात आ जाएंगी और बराबर में 182। तो बराबर में 182 उसको बाईं तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएंगे माइनस के 182 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर का पद है उसे सबसे बाईं तरफ लिख देते हैं, सबसे लास्ट में लिख देते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर एक्स की 1 घात का पद प्लस के 27x और फिर लास्ट में अचर पद माइनस 182 बराबर 0। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसको प्लस में परिवर्तित करें तो प्रत्येक पद को माइनस से गुणा कर देते हैं। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, फिर प्लस को माइनस से गुणा माइनस के 27x और माइनस को माइनस से गुणा प्लस के 182 बराबर में 0। अभी हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई, इसको हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान दोनों के अंदर रख देंगे तो हमें दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। इसको हल करेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, फिर x की 1 घात का गुणांक माइनस 27 और फिर उसके बाद में अचर पद 182। सबसे पहले पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। एक का गुणा प्लस के 182 से करेंगे तो गुणा आ जाएगा प्लस के 182, गुणा प्लस में आ रहा है तो दोनों संख्याएं समान चिन्ह की होंगी। अब बीच वाली जो संख्या है वो हमें माइनस की दे रखी है तो दोनों संख्याएं माइनस की आएंगी। तो माइनस की जब दोनों संख्या समान चिन्ह के जोड़ने पर देखते हैं कि जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आ जाए। तो जोड़ने पर 27 आ जाए तो दो दो संख्या लेके चलेंगे, जैसे कि एक संख्या हम 20 ले लें, फिर दूसरी संख्या क्या लेंगे 7 लेंगे, तभी 20 और 7 को जोड़ने पर 27 आएगा। गुणा करते हैं, 20 का 7 से गुणा करेंगे 140। अब और संख्या लेके देखते हैं, जैसे कि एक संख्या हम 15 ले लें, फिर दूसरी संख्या लेंगे हम 12। 15 में 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 27। 15 को 12 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएंगे 180। उत्तर 182 नहीं आ रहा है। तो अगला समूह हम लेके देखते हैं। ऊपर वाली संख्या 14 ले लें तो नीचे वाली संख्या फिर हमें लेनी होगी 13। 14 में 13 जोड़ेंगे 27, गुणा करते हैं 13 चौके 52, बचेंगे 5। 13 एकम 13 और 5 18, यानी कि गुणा 182 आ रहा है। तो संख्याएं हो जाएंगी माइनस के 14 और माइनस के 13। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 27x है, इसकी जगह आ जाएगा माइनस के 14x और माइनस के 13x प्लस के 182 और बराबर में 0। पहले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे तो दोनों से x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे, x की 2 घात है पहले पद में, यहाँ पे x की 1 घात बचेगी, आगे चिन्ह माइनस। दूसरे पद से x को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे बचेगा 14।
आगे एक तो हमें माइनस चिन्ह दे रखा है। पहले ब्रैकेट में हम देखें तो यहाँ पे x के गुणा में कोई संख्या नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पे दो पद दे रखे हैं, उनमें पहले पद के अंदर x के गुणा में 13 आ रहा है, तो 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन लेने के बाद में पहले पद से बचेगा x, आगे चिन्ह प्लस है तो यह आ जाएगा माइनस। और अभी हमने देखा था कि 14 को 13 से गुणा करने पर 182 आ रहा है, इसका मतलब 182 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 13। यहाँ से 13 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 14 और बराबर में 0। अब हमारे पास दो पद हैं, उनके अंदर ब्रैकेट एक समान है, तो ब्रैकेट x माइनस 14 को हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले पद से हमारे पास बचेगा x, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस, और दूसरे पद से ब्रैकेट के अलावा बचेगा 13 बराबर 0। अब यहाँ पर दो ब्रैकेटों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट x माइनस 14 इसका मान 0 होगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस के 14, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट हमें दे रखा है x माइनस 13 बराबर 0, तो इसका मतलब यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस के 13। तो x का मान या तो 14 होगा या 13 होगा, दोनों मानों पर हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 14 पर पहली संख्या, अब पहली संख्या हमने मानी है x, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 14, और दूसरी संख्या आई है हमारे पास 27 माइनस x, तो 27 माइनस x की जगह 14 लिख देंगे, 27 में से 14 घटाएंगे 13। तो अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक इसी प्रकार x बराबर 13 पर अगर x का मान हम 13 लें, तब पहली संख्या बराबर है x के यानी कि 13, और अगर यहाँ से हम दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो दूसरी संख्या हमारे पास है 27 माइनस x, तो x की जगह लिख देंगे 13, तो 27 में से 13 घटाएंगे 14। तो अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 आएगी, और अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13, यानी कि दोनों संख्याएं 13 व 14 हैं। आगे 4 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने, और हमें उनके वर्गों का योग दे रखा है। तो क्रमागत का मतलब हो गया लगातार, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक जैसे कि हम 2 लेते हैं तो इसके बाद में अगला पूर्णांक आता है 3, जो कि 2 में 1 जोड़ने पर आता है। इसी प्रकार अगर हम पहला पूर्णांक 10 लें तो इससे आगे वाला पूर्णांक आएगा 11, 10 के अंदर 1 जोड़ने पर 11 आता है। तो पहला पूर्णांक हम जो भी लेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे ठीक आगे वाला पूर्णांक है वो प्राप्त हो जाएगा, और दोनों पूर्णांक हमारे पास धनात्मक होने चाहिए। तो पहले पूर्णांक को हम x मानेंगे, तो दूसरा पूर्णांक उससे 1 अधिक होगा। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है x, तब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो इससे 1 ज़्यादा होगा, यानी कि x प्लस 1 ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। अब हमें प्रश्नानुसार प्रश्न में जो हमें शर्त दे रखी है उस शर्त के अनुसार हम कार्य करेंगे। हमें दे रखा है इनके वर्गों का योग, यानी कि पहले इनका वर्ग करना है और फिर उनको हमें जोड़ना है। तो जो योग प्राप्त होगा वो 365 होगा। तो पहले इनका वर्ग करने को कहा है तो दोनों का वर्ग कर देते हैं। पहला पूर्णांक x है तो x का वर्ग कर देंगे, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का वर्ग कर देंगे, और अब इनको हमें क्या कहा है, इनका योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर इनका जो योग प्राप्त होगा वो हमें 365 दे रखा है, तो बराबर में आ जाएगा 365। अब बाईं तरफ के पदों को हल करके द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो पहला पद हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, एक ही पद दे रखा है, प्लस में यहाँ पर हमें दूसरे पद में दो पद ब्रैकेट के अंदर योग के रूप में दे दिए और इनके ऊपर घात 2 दे दी। तो दो संख्याएं जोड़ के रूप में इनके ऊपर घात 2 है, तो यहाँ पे सर्वसमीका काम में आ जाएगी x प्लस वाई की होल स्क्वायर, और ये बराबर होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x की जगह तो हमें x ही दे रखा है, y की जगह हमें 1 दे दिया, तो जहाँ पे भी हमें y दिखाई देगा वहाँ पे 1 लिख देंगे, बाकी सर्वसमीका s जो दे रखी है वही लिखी जाएगी। तो सबसे पहले लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह x है तो x की स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर, वाई की जगह हमें दे रखा है 1 तो 1 की स्क्वायर,
फिर प्लस में 2 गुणा x और गुणा में y, तो y की जगह हमें 1 दे रखा है तो गुणा में 1 आ जाएगा और बराबर में दे रखा है 365। आगे इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर है उसके 2 पद दे दिए हमें, दोनों प्लस के दे रखे हैं और दोनों का गुणांक हमें 1 दे रखा है, तो 1 और 1 ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में 1 की स्क्वायर, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 2x का 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और बराबर में है 365। सभी पदों को बाईं तरफ ले आते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस के 2x प्लस के 365 हैं, दिए हो जाएंगे माइनस के 365 और बराबर में बचेगा 0। अब आगे इसको हल करते हैं तो 2x स्क्वायर उसके बाद में x की 1 घात का पद, ये हमें दे रखा है प्लस के 2x। अब अचर पद प्लस का 1 और माइनस के 365 दोनों विपरीत चिन्ह घटाव हो जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो 365 में से 1 घटाएंगे 364 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 364 और बराबर में 0। अब प्रत्येक पद के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे जिससे समीकरण थोड़ी छोटी बन जाए और छोटी समीकरण होगी तो उसको हल करना आसान होगा। तो प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, तो पहला पद हमें दे रखा है 2x स्क्वायर, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग एक बार चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर। फिर प्लस में 2x है, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार तो यहाँ से बचेगा x, आगे चिन्ह माइनस का। 364 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 182 बार और बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, उसके बाद में x की 1 घात का गुणांक 1, फिर उसके बाद में अचर पद माइनस 182, पहले और तीसरे पद को गुणा करते हैं तो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं तो चिन्ह माइनस आ जाएगा, 182 का 1 से गुणा करेंगे 182। अब गुणा माइनस में आ रहा है तो एक संख्या प्लस की आएगी और एक संख्या माइनस की आएगी, जो बीच वाली संख्या है वो हमें प्लस की दे रखी है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या माइनस की होगी। विपरीत चिन्ह की संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब हमें घटाव का देखना होगा कि दो संख्याएं ऐसी लें जिनको घटाने पर तो 1 आ जाए और उनका गुणा करने पर 182 आ जाए। तो दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह की हैं तो एक संख्या 1 से बड़ी होगी, दूसरी 1 से छोटी होगी। तो 1 से बड़ी संख्या हम ले लेते हैं 2, तो 2 में से कितना घटाएं कि 1 बच जाए, तो 2 में से 1 घटाने पर 1 आता है और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो ये आता है 2, जबकि गुणा हमारे पास आना चाहिए 182, तो 182 है वो 2 से तो काफ़ी बड़ा है, तो इससे थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। अगर एक संख्या हम 12 ले लें तो 12 में से कितना घटाएं कि 1 आ जाए, तो 12 में से 11 घटाने पर 1 आता है, दोनों को गुणा करके देखते हैं। 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, हासिल 2 बचेंगे, 11 को 1 से गुणा करेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, गुण आ रहा है 132, फिर भी 182 से छोटा है, तो और बड़ी संख्या लेके देखते हैं। तो 12 की जगह हम ले लेते हैं 13, तो दूसरी संख्या लेंगे 12, क्योंकि 13 में से 12 घटाने पर 1 आएगा। अब इनका गुणा करें तो पहले इकाई के अंक का गुणा करके देख लें, उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों संख्याएं होंगी या नहीं होंगी। 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, तो इकाई का अंक 6 आएगा, जबकि हमारे पास जो गुणनफल है उसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो 13 और 12 भी नहीं होंगी। तो फिर इनसे बड़ी संख्या लेके देखते हैं। ऊपर वाली संख्या 14 ले लें तो 14 में से कितना घटाने पर 1 आएगा, तो 14 में से 13 घटाने पर 1 आएगा। गुणा करके देखें तो 13 चौके होते हैं 52, हासिल बचेंगे 5, 13 को 1 से गुणा करेंगे 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे 18, गुणनफल 182 आ रहा है और दोनों का घटाव है वो 1 आ रहा है। तो दो टुकड़े हो जाएंगे प्लस के 14 और माइनस के 13, क्योंकि संख्या प्लस की है तो बड़ी संख्या प्लस की आएगी। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस का जो एक्स है उसकी जगह लिखा जाएगा प्लस के 14x और माइनस के 13x, प्लस के 14x और माइनस के 13x, और आगे माइनस में दे रखे 182 बराबर 0। पहले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे, तो x है वो दोनों पदों के अंदर आ रही है, x को कॉमन लेंगे तो पहले पद में x की 2 घात है तो x की 1 घात बचेगी, आगे चिन्ह प्लस का। दूसरे पद में से x को कॉमन लेने के बाद में यहाँ से बचेगा 14, आगे हमें एक तो चिन्ह दे रखा है माइनस। पहले ब्रैकेट में हम देखें तो x के गुणा में कोई भी संख्या नहीं आ रही है, इसका मतलब x के गुणा में जो भी संख्या है वो कॉमन आ जाएगी, तो 13 कॉमन आ जाएगा।
13 को कॉमन लेंगे, पहले पद से बचेगा x, आगे चिन्ह माइनस है तो ये लिखा जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया हमने। आगे 182, तो अभी हमने हल किया कि 14 को अगर 13 से गुणा करते हैं 182 आते हैं, यहाँ से हमने 13 को कॉमन ले लिया, शेष बचेगा यहाँ से 14 बराबर में 0। अब हमारे पास दो पद बन गए, दोनों पदों में ब्रैकेट एक समान है, तो ब्रैकेट x प्लस 14 को कॉमन ले लेंगे, तो पहले पद से हमारे पास बचेगा x, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस, और दूसरे पद से हमारे पास बचेगा 13 बराबर 0। अब दो ब्रैकेटों का गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट x प्लस 14 बराबर होगा 0, यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस के 14 ये हो जाएंगे माइनस के 14, या फिर x माइनस 13 बराबर 0, तो माइनस के 13 ये दाईं तरफ हो जाएंगे प्लस के 13। अब क्योंकि संख्या है वो हमें धनात्मक दे रखी है, तो यहाँ पे x का जो माइनस में माना है वो हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो नहीं हो सकता, तो लिख देंगे क्योंकि दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं, दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं, इसलिए x बराबर -14 संभव नहीं है। x बराबर -14 संभव नहीं है, या तो ये लाइन लिख देंगे या फिर लिख देंगे कि क्योंकि दोनों पूर्णांक है वो धनात्मक है, इसलिए x बराबर -14 हल नहीं होगा। तो जब x बराबर -14 हल नहीं होगा तो फिर हल क्या हो जाएगा, x बराबर 13। तो अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो तो हमारे पास आ जाएगा x, तो x का मान है 13, और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये आ जाएगा x प्लस 1, तो x की जगह 13, 13 प्लस 1 ये हो जाएंगे 14। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक आ गए 13 और 14, जिनके वर्गों का योग है वो हमें दे रखा है 365। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे जो कर्ण का मान है वो तो हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब बाकी दो भुजाएं बच गई, उनमें एक आधार है और दूसरी ऊंचाई है। तो नीचे वाली भुजा को अगर हम आधार माने तो साइड वाली भुजा है वो हो जाएगी ऊंचाई। अब यहाँ पर हमें अन्य दो भुजाएं यानी कि ऊंचाई और आधार की माप है वो ज्ञात करनी है। दोनों ही हमारे लिए अज्ञात हैं और दोनों के बीच में एक संबंध दे रखा है। संबंध हमें क्या दे रखा है कि उसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार जितना भी होगा उससे 7 अगर कम लेंगे तो वो ऊंचाई का मान आएगा। तो ऊंचाई आधार के साथ संबंधित है, तो आधार को हम x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार है, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर है x सेंटीमीटर। आधार को हमने x मान लिया। अब इससे 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो तब ऊंचाई बराबर आधार है उसकी माप हमने मानी है x, 7 सेंटीमीटर कम है तो इसमें से 7 कम कर देंगे -7 सेंटीमीटर। जैसे कि अगर आधार 10 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई है वो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि इसमें से 7 घटाएंगे तो ऊंचाई फिर बचेगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आधार और ऊंचाई इन दोनों को तो हमने मान लिया। आधार अगर x है तो ऊंचाई x - 7 है। यहाँ पर हमें एक समीकरण बनानी होगी, क्योंकि जब तक समीकरण का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते, और जब तक x का मान ज्ञात नहीं होगा हम आधार और ऊंचाई की माप है वो ज्ञात है नहीं कर सकते। तो एक संबंध यहाँ पे होता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में, और उस संबंध को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है उसका वर्ग बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की माप है वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 की वर्ग बराबर में लंब की स्क्वायर।
लंब और आधार क्या होते हैं कि जो नीचे वाली भुजा है उसको हमने आधार माना है, तो जो तीसरी भुजा है वो लंब बचेगी, यानी कि ऊंचाई को हम लंब भी कह सकते हैं। लंबवत जो दूरी होती है एक भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा को हम लंब कहते हैं। तो एक भुजा आधार है तो दूसरी क्या होगी, लंब होगी। और ऊंचाई है वो हमने मानी है x-7, यानी कि लंब का मान है वो है x-7, इसकी घात हमें 2 दे रखी है, प्लस में आधार की स्क्वायर, आधार भुजा हमने मानी है x सेंटीमीटर तो x की स्क्वायर। अब यहाँ पर हल करते हैं इसको, तो 13 की स्क्वायर, 13 को 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 169 बराबर x-7 की स्क्वायर। दो संख्याएं घटाव के रूप में आ गई। जब दो संख्याएं जोड़ या घटाव के रूप में आ जाए और उनके ऊपर घात 2 तो वहाँ पे हमेशा सर्वसमीका काम में ली जाती है। दो संख्याएं घटाव के रूप में तो यहाँ पे सर्वसमीका बनेगी x-y की होल स्क्वायर, और ये बराबर होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हमें जो पद दे रखा है उसमें x की जगह तो x दे रखा है, y की जगह हमें दे रखा है 7। तो इस सर्वसमीका में जहाँ पे भी हमें y दिखाई देगा वहाँ पे हम 7 रख देंगे, बाकी सर्वसमीका जैसी दे रखी है वैसी की वैसी लिख देंगे। तो इसको हल करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, तो x की जगह x है तो x की स्क्वायर, फिर आगे प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह हमें लिखना है 7 तो 7 की स्क्वायर, माइनस 2 गुणा x की जगह x और गुणा में y की जगह हम लिख देंगे 7 और प्लस में है x की स्क्वायर। आगे हल करेंगे इसको तो बाईं तरफ तो 169 बराबर x की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर है, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, फिर आगे 2x का गुणा 7 से करेंगे तो चिन्ह तो हमें दे रखा है माइनस, 2 का गुणा 7 से करते हैं 14 और संख्या 84 दे रखी है x, प्लस में एक्स स्क्वायर। आगे 169 बराबर एक्स स्क्वायर के दो पद दे दिए तो एक और एक ये हो गई 2x स्क्वायर, फिर माइनस के 14x और अचर पद है प्लस के 49। अब सभी पदों को बाईं तरफ ले आए या सभी पदों को दाईं तरफ ले आए, तो हम क्या करते हैं सभी पदों को बाईं तरफ ले आते हैं। 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पद दाईं तरफ है तो इसे बाईं तरफ लेके आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, 14x माइनस के ये हो जाएंगे प्लस के 14x, 49 प्लस के ये हो जाएंगे माइनस के 49, और पहले से ही हमें प्लस में दे रखे हैं 169 और बराबर में 0। एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बाईं तरफ के सभी पदों को दाईं तरफ लेके आए तो बाईं तरफ 0 बचेगा, तो हम बराबर में लिख सकते हैं 0। दाईं तरफ में पहले से ही हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49। अब प्लस के 169 है, ये दाईं तरफ हो जाएंगे माइनस के 169 और बराबर में बचेगा 0। आगे इसको हल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और माइनस के 169, विपरीत चिन्ह घटाव हो जाएगा। 169 में से 49 घटाते हैं तो ये बचेंगे 120, बड़ी संख्या है वो माइनस के तो माइनस के 120 और बराबर में 0। अब प्रत्येक पद में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे देंगे, तो प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार तो एक्स स्क्वायर, माइनस 14 में 2 का भाग देंगे 7 बार तो 7x, फिर माइनस 120 में 2 का भाग देंगे ये जाएगा 60 बार और बराबर में 0। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई, इस द्विघात समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, उसके बाद में x की एक घात का गुणांक -7 और फिर अचर पद -60। पहले और तीसरे पद का गुणा करते हैं, दोनों विपरीत चिन्ह की संख्या है तो गुणा माइनस में आएगा, 60 का 1 से गुणा 60, गुणा माइनस में आ रहा है एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या माइनस की होगी। बीच वाला पद माइनस का दे रखा है तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी और छोटी संख्या प्लस की आएगी। विपरीत चिन्ह की संख्या तो हम घटाव का देखेंगे, दो संख्याएं ऐसी लें जिनको घटाने पर तो 7 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए, तो 7 से एक संख्या बड़ी लेके देखते हैं। तो एक संख्या अगर 8 लें तो 8 में से 1 घटाने पर 7 आता है, लेकिन 8 को 1 से गुणा करने पर 8 आता है। तो आगे और बड़ी संख्या लेके देखें इससे, तो अगर एक संख्या 9 लें तो 9 में से 2 घटाने पर 7 आता है, 9 को 2 से गुणा करते हैं 18 आता है। उत्तर कम रह गई क्योंकि गुणा है वो 60 आना चाहिए। तो इससे बड़ी संख्या लेके देखते हैं, अगर एक संख्या हम 13 ले लें फिर दूसरी संख्या में क्या लेनी होगी, तो 13 में से कितना घटाएं कि 7 आ जाए, तो 13 में से 6 घटाने पर 7 आता है, लेकिन 13 को 6 से गुणा करने पर 78 आता है। गुणा है वो 60 से बड़ा आ गया, इससे छोटी संख्या लेते हैं,
अगर एक संख्या हम 12 लेंगे तो 12 में से कितना घटाने पर 7 आ जाए, तो 12 में से 5 घटाने पर 7 आता है और गुणा करते हैं तो 12 को 5 से गुणा करेंगे 60, तो हमारे पास दो टुकड़े हो जाएंगे 12 और 5, क्योंकि संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी और छोटी संख्या 5 है वो प्लस की आएगी। अब इनको लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 7x है, इसकी जगह आ जाएगा माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस में 60 बराबर में 0। पहले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेते हैं, तो पहले दो पदों से x कॉमन आ जाएगा, x की 2 घात हैं तो यहाँ पे x की 1 घात बचेगी, आगे चिन्ह माइनस, x कॉमन आ गया तो इसके गुणा में 12 तो दूसरे पद से 12 बचेगा, आगे चिन्ह हमें दे रखा है प्लस। अब क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर x के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है तो x के गुणा में 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को कॉमन लेंगे पहले पद से बचेगा x, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस, 60 में से 5 को कॉमन ले लिया, अभी हमने दो टुकड़े किए 12 और 5, 12 को 5 से गुणा करते हैं 60 आता है, तो 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 12 और बराबर में 0। आगे हमारे पास दो पद बने, इन दोनों के अंदर ब्रैकेट x माइनस 12 है वो समान है, ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो पहले पद से हमारे पास बचेगा x प्लस दूसरे पद से बचेगा 5 और बराबर में 0। दो ब्रैकेटों का गुणा 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट x माइनस 12 है वो 0 होगा, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 5 ये बराबर 0 होगा। दोनों को हल करके x के दो मान निकालते हैं, x के माइनस में 12 है तो दाईं तरफ प्लस का हो जाएगा और x के प्लस में 5 है तो दाईं तरफ हो जाएगा -5। अब क्योंकि यहाँ पे हमें आधार और ऊंचाई इन दो भुजाओं की माप है वो ज्ञात करनी है, तो आधार और ऊंचाई है ये दूरी होती है और दूरी का मान है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है, तो यहाँ पे x का जो माइनस में मान है वो संभव नहीं होगा उत्तर, तो फिर संभव उत्तर हमारे पास होगा 12। तो एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर -5 संभव नहीं है, इसलिए x का मान है वो -5 होना संभव नहीं है क्योंकि दूरी है वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो अतः आधार बराबर, आधार हमने माना x तो x का मान होगा 12, तो आधार आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई हमारे पास है x माइनस 7, तो x की जगह लिखेंगे 12 माइनस में 7, 12 में से 7 घटाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो जो हमें शर्तें दे रखी हैं उनके अनुसार आधार की माप है वो 12 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर होगी। आगे 6 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, यानी कि कुछ बर्तन बनाता है वो एक विशेष दिन। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ऐसा ही हमने एक उदाहरण किया था, उदाहरण नंबर 1, तो वहाँ पे भी हमें इसी प्रकार का प्रश्न दे रखा था। यहाँ पे हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक तो निर्मित बर्तनों की संख्या कि एक दिन में कितने बर्तन बनाए गए, और दूसरा प्रत्येक नग की लागत कि एक बर्तन को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए। तो यहाँ पे जो हमें संबंध दे रखा है वो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, उसका संबंध दे रखा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो निर्माण लागत का संबंध है वो बर्तनों की संख्या से दे रखा है, तो सबसे पहले बर्तनों की संख्या मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना एक दिन में निर्मित बर्तन, एक दिन में निर्मित बर्तन बराबर है x, तब एक नग या एक बर्तन, एक नग की निर्माण लागत, एक बर्तन को बनाने में कितने रुपए खर्च होंगे, तो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या हमने मानी है x, उसके दुगने, दुगने यानी कि इसको 2 से हम गुणा कर दें और उससे 3 अधिक, अधिक है तो इसमें 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो हमें शब्दों में दे रखा है उसी को हमने गणितीय रूप में लिख दिया। तो बर्तनों की संख्या x है, उसका दुगना यानी कि 2 से गुणा करने को कहा है और फिर उससे 3 अधिक है,
अधिक है तो इसमें 3 क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ये आ गई प्रत्येक नग की निर्माण लागत। अब हमें कुल निर्माण लागत दे रखी है कि उस दिन जो बर्तन बनाए गए उन बर्तनों को बनाने में कितना खर्चा आया। तो जितने बर्तन बनाए गए हैं उनको अगर एक बर्तन की जो निर्माण लागत है, एक नग की जो निर्माण लागत है, उससे अगर गुणा कर दें तो एक दिन में जो कुल लागत आई है उसका मान आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि कुल निर्माण लागत और कुल निर्माण जो लागत है तो वो हमें दे रखी है 90 रुपये। अब जैसे कि एक दिन में 5 बर्तन बनाए गए और एक बर्तन को बनाने में 10 रुपये लगे, तो 10 को अगर हम 5 से गुणा करें तो एक बर्तन का जो मूल्य है उसको 5 से गुणा कर देंगे तो ये 5 बर्तनों का मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे कुल निर्माण लागत है वो कुल बर्तनों की संख्या, तो कुल बर्तन तो बनाए x गुणा, इसको गुणा कर दें एक नग की जो निर्माण लागत है, एक बर्तन को बनाने में जो रुपए खर्च हुए हैं और वो हमें दे रखे हैं 2x + 3। अब 2x + 3 को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये एक पद है, बराबर में हमें दे रखा है 90। अब इसको हल करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं प्लस में, उनके बाहर एक संख्या गुणा में है, तो पहले x का गुणा हम 2x से करेंगे, x गुणा 2x, दोनों संख्याएं प्लस चिन्ह की हैं तो चिन्ह प्लस आ जाएगा। अब x का गुणा करेंगे 3 से तो x गुणा 3 बराबर में हमें दे रखा है 90। x का 2x से गुणा करेंगे तो संख्या तो 2 दे रखी है, x का गुणा x से 2 बार गुणा में आ गई x की 2 घात, आगे चिन्ह प्लस, x का 3 से गुणा करेंगे पहले संख्या को लिख देंगे उसके बाद में चरराशि को, और बराबर में 90 दे रखा है। 90 दाईं तरफ प्लस का है तो ये बाईं तरफ हो जाएगा माइनस का, बराबर में बचेगा 0। अब हमारे पास एक समीकरण आ गई x के रूप की 2 घात के रूप में द्विघात समीकरण आ गई। इस समीकरण को हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे और x का मान आ जाएगा तो बर्तनों की संख्या और एक नग की निर्माण लागत भी ज्ञात हो जाएगी। गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो सबसे पहले x की 2 घात का जो पद है उसका गुणांक 2, x की 1 घात के पद का गुणांक 3 और अचर पद -90 है। पहले और तीसरे पद को गुणा करते हैं, दोनों संख्या विपरीत चिन्ह के चिन्ह माइनस आएगा। 90 का 2 से गुणा करते हैं 180, क्योंकि गुणा माइनस में आ गया, एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होगी, विपरीत चिन्हों का गुणा है वही माइनस आता है। बीच वाली संख्या वो प्लस की दे रखी है तो बड़ी संख्या प्लस की आएगी और छोटी संख्या माइनस की आएगी। दोनों विपरीत चिन्ह की संख्याएं तो हम घटाव का देखेंगे कि दो ऐसी संख्याएं लें जिनको घटाने पर तो 3 आ जाए और गुणा करने पर 180 आ जाए। तो 3 से एक संख्या बड़ी लेते हैं, क्योंकि गुणा है वो 180 आ रहा है तो थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। अगर एक संख्या हम 13 लें तो 13 में से अगर हम 10 घटाएं तो 3 बचेंगे और 13 को 10 से गुणा करते हैं ये आते हैं 130। गुणा है वो 180 है तो गुणनफल है वो 180 के बराबर नहीं आ रहा है। अब इससे बड़ी संख्या लेते हैं, एक संख्या अगर हम 15 ले लें तो 15 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो 3 बचते हैं। 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, हासिल बचेंगे 6, 12 एकम 12, 12 और 6 हो जाएंगे 18। तो 15 में से 12 घटाने पर 3 आ रहे हैं और 15 को 12 से गुणा करने पर गुणनफल 180 आ रहा है, तो दो टुकड़े हो जाएंगे 15 और 12, क्योंकि संख्या प्लस की है तो बड़ी जो संख्या है वो तो प्लस की आएगी और जो छोटी संख्या है वो माइनस की आएगी। तो अब हमारे पास है 2x² प्लस के 3x है उसकी जगह लिख देंगे प्लस के 15x और माइनस के 12x और माइनस में दे रखे हैं 90 बराबर में 0। पहले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेते हैं तो पहले दो पदों से x कॉमन आ जाएगा, x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास पहले पद में एक तो बचेगा 2, x की 2 घातें उनमें से एक घात बचेगी, प्लस में दूसरे पद से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 15, आगे हमें एक तो चिन्ह दे रखा है माइनस। अब पहले ब्रैकेट में अगर हम देखें तो x के गुणा में हमें 2 दे रखा है, x के गुणा में 2 दे रखा है तो दूसरे पद में भी x के गुणा में 2 बचेगा। तो अगर हम 12 में 2 का भाग दें तो 12 में 2 का भाग 6 बार जाता है, यानी कि 12 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 6। तो यहाँ से एक तो कॉमन आ जाएगा 6, क्योंकि 2 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए तो 2 के अलावा हमारे पास है 6, तो 6 कॉमन आ जाएगा। तो पहले पद से 6 को कॉमन लेने के बाद में यहाँ से बचेगा 2 और 84 बचेगी x, आगे चिन्ह माइनस है, माइनस को कॉमन ले रखा है तो प्लस हो जाएगा। अब 90 में से 6 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा,
वो देखने के लिए 90 में हम 6 का भाग दे देते हैं। तो अगर 90 में 6 का भाग देंगे तो ये जाएगा 15 बार, 15 छक्के 90 होते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 15 और बराबर में 0। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमने टुकड़े सही किए हैं तो पहले पद से कॉमन लेने के बाद में दूसरा ब्रैकेट वही बनेगा जो हमारे पास पहले दो पदों से कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट बना है। यहाँ पे ब्रैकेट एक समान आ गया, ब्रैकेट को कॉमन लेंगे 2x + 15, पहले पद से हमारे पास बचेगा x, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस, दूसरे पद से ब्रैकेट के अलावा बचेगा 6 और बराबर में 0। दो ब्रैकेटों का गुणा 0 के बराबर है, तो या तो पहला जो ब्रैकेट है 2x + 15 ये 0 के बराबर होगा, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट है x - 6 इसका मान 0 के बराबर होगा। पहले पद से जो हमारे पास समीकरण बनी है उसको हल करते हैं। सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेके आते हैं, तो 2x के बराबर में प्लस के 15 ये हो जाएंगे माइनस के 15। अब x के गुणा में 2 है तो दूसरी तरफ भाग में आएगा, तो x बराबर आ जाएगा -15 के भाग में 2। दूसरे जो हमारे पास समीकरण बनी है उसको हल करें तो x के माइनस में 6 दाईं तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर प्लस के 6। अब पहला जो x का मान है वो एक तो भिन्न के रूप में आ गया 15/2, 15 में 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो ये भिन्न संख्या है, इनकी पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। और दूसरी चीज ये कि x का मान माइनस है, और x हमने माना क्या है, x हमने माना है बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, और दूसरी ये कभी भी भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, अर्थात ये हमेशा पूर्णांक रूप में आएगी। कि अगर कोई बर्तन बनाएगा तो 1 2 4 5 इस रूप से बर्तन बनाएगा, ना कि इस प्रकार से कि उसने 1.2 बर्तन बनाए या 1.5 बर्तन बनाए। तो बर्तनों की संख्या वो कभी भी भिन्न संख्या या ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का ही लिख दें, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। माइनस का मतलब तो ये हो गया कि उसने बर्तनों को तोड़ दिया, तभी बर्तन कम हो जाएंगे, तो बर्तन कम होंगे नहीं, यानी कि कम से कम अगर वो बर्तन नहीं बनाएगा तो वो बर्तन बनाएगा 0, 0 से कम बर्तन नहीं बन सकते। तो क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर -15/2 संभव नहीं है। अब x बराबर -15/2 संभव नहीं है, तब x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अतः बर्तनों की संख्या बराबर हमने मानी है x, तो x की जगह लिख देंगे 6, और एक हमसे पूछा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है वो हमारे पास समीकरण के रूप में बनी है 2x + 3, तो 2 गुणा x की जगह 6 और प्लस में 3, यानी कि बर्तनों की संख्या का दुगुना, तो 6 को 2 से गुणा कर देंगे और उससे 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे। पहले 2 को 6 से गुणा करेंगे, जब भी गुणा और जोड़ का चिन्ह आ जाए पहले गुणा करते हैं, 2 का 6 से गुणा 12 और प्लस में 3, अब दोनों को जोड़ देंगे, 12 और 3 हो जाएंगे 15, तो कुल 6 बर्तन बनाए गए और एक बर्तन की लागत 15 है, तो एक बर्तन की लागत 15 है तो 6 की लागत हो जाएगी 15 गुणा 6 यानी कि 90, और कुल निर्माण लागत भी हमें 90 दे रखी है। बीजगणित की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न को हल करने के बाद में उसके उत्तर की जांच है वो की जा सकती है।